नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। बिहार में सत्ता परिवर्तन की हलचल है और आज देखिए बिहार के नए राज्यपाल ने भी शपथ ले ली। नीतीश कुमार पटना आए और फिर बेगूसराय चले गए। आज कहीं कहीं नारे भी लगे, कहीं विजय सिन्हा के समर्थन में नारे लग गए, कहीं निशांत कुमार के समर्थन में नारे लगे। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन समझना ये आवश्यक है कि सत्ता परिवर्तन में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बदले जा रहे। मुख्यमंत्री के अलावा भी बहुत कुछ परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन कैसा होगा, किस स्वरूप में होगा, क्या शर्तें होंगी? क्योंकि यदि जेडीयू मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी को सौंप रहा है तो बदले में क्या हासिल करेगा? और बीजेपी मुख्यमंत्री किसे बना रही है? क्या जेडीयू जिसे पसंद कर रही है वह बीजेपी को भी मंजूर है? यदि मंजूर है तो शर्तें कुछ ढीली हो सकती हैं, और यदि नहीं मंजूर है, कोई नया चेहरा है, तो शर्तें और कड़ी हो सकती हैं। ठीक ऐसे ही सवाल यह भी है कि यदि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन रहे हैं तो जेडीयू में थोड़ा लचीलापन दिखाई पड़ सकता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री बदलेंगे, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। आज की तारीख में कहा यह जा रहा है कि जितने विभाग बीजेपी के पास हैं वे सभी विभाग जेडीयू के हो जाएंगे और जेडीयू के विभाग बीजेपी के हो जाएंगे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय भी है, होम मिनिस्ट्री है जो सम्राट चौधरी के पास है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी है, क्योंकि जेडीयू को इस बात की आशंका है, जेडीयू के नेताओं को, कि भविष्य में और भी खेल हो सकता है। तो ऐसे में अध्यक्ष की कुर्सी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बार हरिवंश नारायण को टिकट नहीं दिया गया। अभी राज्यसभा में उपसभापति की कुर्सी भी जेडीयू के पास है। तो जेडीयू वहां क्या बार्गेन करेगी? वहां नए उपसभापति के लिए कोई तैयार तो दिखते नहीं है। नीतीश कुमार बनेंगे नहीं, संजय झा बनना नहीं चाहते हैं, रामनाथ ठाकुर मंत्री हैं और खीरू महतो को इस रेस में हम शामिल नहीं मान सकते हैं। तो ये स्थिति और परिस्थिति है। तो शर्तें क्या होगी? क्या इतना आसान सत्ता हस्तांतरण है? क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां भी काम कर रही हैं, दिल्ली में भी तैयारियां चल रही हैं और बदलाव के साथ यह भी दिखना है कि यदि बिहार में बदलाव हुआ है तो यह बदलाव सकारात्मक है। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा में बिहार के लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि 7 निश्चय में जो हमने फैसले लिए हैं वह काम होता रहेगा। नीतीश कुमार पटना में ही अधिक दिनों तक रहेंगे, इस बात की गारंटी भी दी जा रही है। तो यह सत्ता हस्तांतरण और शर्तों का खेल, शर्तों की सियासत कहां तक जाएगी, कैसे यह मामला सुलझेगा? अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने जो सवाल उठाए ये तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में भी चल रहे हैं और जी इन सवालों पर मंथन हो रहा है जेडीयू के साथ भी। जेडीयू की तरफ से जो दबाव की राजनीति हो सकती है वो हो रही है और भारतीय जनता पार्टी उस दबाव को कम करने की रणनीति पर काम कर रही है कि ऐसी स्थितियां कैसे बने कि की जेडीयू ज्यादा दबाव नहीं दे सके। हम लोगों ने इसके एक पहलू की चर्चा की थी, जी। जैसे एक पहलू हम लोगों ने कल ही चर्चा किया था और आपने बिल्कुल सही थंबनेल उसमें लगाया कि अगर एडी सिंह जीते तो महागठबंधन की सरकार होगी, तेजस्वी और नीतीश की सरकार होगी। बिल्कुल। ये हम लोगों ने कल किया था या परसों किया था, ये हम जी, लोगों का मतलब ये एक परसों राज्यसभा परसों। चुनाव को लेकर ये एक पहलू है। जी मतलब ये एक दूसरा पहलू आप देखिए, उसमें हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो ये था कि 122 नहीं होने देना है जी महागठबंधन का। मतलब इस तरफ जो कैंडिडेट हैं उसमें इतने वोट नहीं आने चाहिए हैं एडी सिंह को कि उनको नीतीश कुमार के साथ जोड़ने पर 122 का आंकड़ा पार करे। 36 नहीं पार करने देना है, ये हाँ, बिल्कुल 36 तय पार नहीं लक्ष्य है। करने देना है। हाँ, जी 122 का आंकड़ा नहीं पार करे जेडीयू और आरजेडी महागठबंधन मिलके। जी उसी तरह से एक दूसरा प्रयास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्ञानेश्वर जी। उसी का दूसरा पहलू, उसी सिक्के का दूसरा पहलू है कि भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रालो, आरएलएम, हम में इतने वोट जोड़े जाएं कि वो संख्या 122 पार कर जाए। बिल्कुल। तो वो ये उसी का दूसरा पहलू है ये। जी अभी जैसे उसमें 3 वोट जोड़ लेंगे तो इनका हम्म कैंडिडेट जीत जाएगा, पांचवा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन सिर्फ हम्म 3 वोट नहीं जोड़ने हैं, उसमें जी कम से कम 6 वोट जोड़ना है ताकि उनके जो 117 वोट हैं उसमें 6 जुड़ करके 123 हो जाए। नीतीश कुमार बिल्कुल। की पार्टी को यह मैसेज देना है कि भारतीय जनता पार्टी 123 का जुगाड़ कर सकती है, हम्म आपके बगैर 123 का जुगाड़ कर सकती है। यह मैसेज राज्यसभा चुनाव में परसों शाम में भारतीय जनता पार्टी दे देगी ज्ञानेश्वर।
और जी। जब ये मैसेज दे देगी भारतीय जनता पार्टी, जब उसके 5 उम्मीदवारों को 205 की जगह 208 या 210 वोट आ जाएंगे पहली हम्म, वरीयता के, तो अपने आप जेडीयू के बार्गेनिंग करने की जो कैपेसिटी है वो कम होगी। बिल्कुल। ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता जी। पार्टी माइनस बिल्कुल जेडीयू भी सरकार बना सकती है। तो जब बिल्कुल। बीजेपी ये बिल्कुल मैसेज दे देगी राज्यसभा चुनाव में, तो उसके बाद बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाएगी। बहुत ये इस बड़ी पर रणनीतिक जीत होगी। यदि 6 विधायक टूट जाते हैं महागठबंधन के, तो तेजस्वी तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी बिहार की राजनीति में बड़ा संदेशा देगी और नीतीश कुमार को भी बता देगी कि भ्रम में मत रहिएगा, हाँ, आपके बगैर भी हम हैं और बिहार में भाजपा की सरकार रहेगी। और इसीलिए जानबूझ करके पांचवा उम्मीदवार सीवीएस राम को रखा गया, सीवीएस कुमार को, कि जी। बीजेपी अतिरिक्त वोट का जुगाड़ करके अपने कैंडिडेट को जितवाएगी। अभी हम्म। तक तो ये एक पहलू हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर उपेंद्र कुशवाहा पांचवें उम्मीदवार होते तो संभव है कि सहयोगी पार्टियों के जो वोट हैं, जिसमें 19 वोट हैं चिराग पासवान के और 9 वोट इन लोगों के, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के, कि ये जो 26 वोट हैं, मतलब 28 वोट हैं, इस जी। वोट में से भी कुछ लोग इधर उधर होने की सोच सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को मैनेज करना होता, नहीं टूटते तब भी बिल्कुल। मैनेज करना होता, हम्म। बीजेपी को नहीं मैनेज करना होगा, इसलिए सीवीएस कुमार आराम आए हैं। ये एक पहलू है। लेकिन जी। बीजेपी के एक नेता से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये तो एक पहलू है, दूसरा हम्म। पहलू ये है कि हमको दिखाना है कि पांचवें उम्मीदवार के तौर पर हम लोगों ने बीजेपी को जितवाया। मतलब जो बिल्कुल। एनडीए का वोट है उससे 4 अलग जीता, अतिरिक्त वोट का हम्म। जुगाड़ करके हम बीजेपी जितवा रहे हैं, ताकि ये बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए जेडीयू को कि बीजेपी हम्म। सक्षम है अपने दम पर सरकार बनाने में, अपने जी। वोट के आधार पर अपने समर्थक अपने जुटा करके वो सरकार को अपने बनाने की स्थिति में है। तो एक तो हम्म। उस प्रेशर को ईज करने की पॉलिटिक्स, उस प्रेशर को कम करने की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसने उसके पत्ते बिछा दिए हैं, परसों इसका पता चल जाएगा। तो एक तो बार्गेनिंग कैपेसिटी अपने आप कम हो जाएगी, हमको लगता है कि इसलिए जी। उसके पहले बहुत तेजी में चीजें निपटाने की कोशिश हो रही है। आज संभवतः शायद आज संजय झा की मुलाकात हुई है सम्राट चौधरी के साथ, तो ये अच्छा। ये ये बात कहीं ना कहीं चल रही है कि जितनी जल्दी हो ये राज्यसभा चुनाव के पहले कुछ चीजें तय कर ली जाए। हम्म। और कुछ चीजें क्या तय कर ली जाए, उसमें सबसे मुख्य चीज है, मतलब बाकी और चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे मुख्य 2 चीजें हैं, स्पीकर हम्म। का और गृह मंत्रालय का। चूंकि बिल्कुल। ये जब सरकार अभी बनी, तो हम लोग इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि बड़ी सहज तरीके से नीतीश कुमार ने होम मिनिस्ट्री अपने पास से जाने दी, जी। क्योंकि उनको ये अंदाजा था कि बहुत जल्दी 2 महीने 6 महीने में या साल भर में सत्ता बदलेगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री बदल बनेगा, तो होम मिनिस्ट्री हम लोग इतनी आसानी से ले लेंगे, कहा कि होम हमारे पास रहेगा। हम्म। और स्पीकर बीजेपी का बन रहा है तो स्पीकर जेडीयू बनवा लेगी अपना। ये इस फॉर्मूला जो अभी तय हुआ है, उस फॉर्मूले के हिसाब से आगे हो जाएगा। इन जी। 2 पदों को अब आप बीजेपी का लॉजिक सुनिए। जो बीजेपी का हम्म। लॉजिक है, जी। बीजेपी का लॉजिक ये है कि कोई जरूरी क्यों ऐसा जरूरी है कि अभी इस बार 2025 में जो फॉर्मूला बना उसी फॉर्मूले पर सत्ता का हस्तांतरण हो, या हम्म। दो या दो 200 2020 का जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में 45 सीटें थी नीतीश कुमार के पास, तब भी होम उनके पास था। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि मुख्यमंत्री होम रखता है। और हम्म। उससे भी आगे बढ़ के बीजेपी के एक नेता ने यह लॉजिक दिया कि 2015 में तो 70 से 71 सीटें थी नीतीश कुमार के पास, तो उन्होंने स्पीकर भी रखा और होम भी रखा। तो जी। 2026 में 2015 वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं सत्ता ट्रांसफर? जो महागठबंधन का फार्मूला था। बिल्कुल, जो महागठबंधन का फॉर्मूला था, नीतीश कुमार का ही बनाया फॉर्मूला है वो भी। वो ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि वो किसी दूसरे ने बनाया, वो नीतीश कुमार का ही बना फॉर्मूला है। तो जी। बीजेपी का कहना है कि हम जो नीतीश कुमार का ही फॉर्मूला है 2015 का, उस फॉर्मूले पर हम लोग क्यों नहीं बात करें। तो हम्म। उस फॉर्मूले का मतलब है कि स्पीकर भी उसी पार्टी का जिस पार्टी का सीएम है, और होम मिनिस्ट्री भी उसी पार्टी को, मतलब सीएम के पास। ये नीतीश कुमार हम्म। ने होम मिनिस्ट्री रखी थी और अपनी पार्टी के अपने सबसे भरोसेमंद विजय कुमार चौधरी को उन्होंने स्पीकर बनवाया था, और लालू यादव हम्म। इसके लिए तैयार हुए थे। तो वो बिल्कुल। उस समय का फॉर्मूला ऐसा था कि लालू यादव बहुत ही परेशान थे, डेस्परेट थे किसी तरह से अपने बेटों को राजनीति में एस्टेब्लिश करने के लिए, और पावर में आकर के जो सत्ता का सूखा था पिछले 10 साल का, उस सूखे को दूर करना चाहते थे वो। और हम्म। 22 सीटों पर थे, 2010 के चुनाव में उस 22 सीटों से वो 80 सीट पहुंचे थे, तो वो नीतीश कुमार की हर शर्त मानने को तैयार थे, डेस्परेट थे। लेकिन और उसमें एक दोनों दूसरा बेटों को लाना पॉजिटिव, था, दोनों बेटों को डिप्टी सीएम बनाया गया वही था, कह रहे हैं। मंत्री बनाया गया था, हाँ, तेजस्वी यादव को, तेजस्वी प्रताप यादव को। और शायद इसी तहत यह फार्मूला तय हुआ था कि भाई विधानसभा का अध्यक्ष पद जो है वह जेडीयू के पास ही रहेगा। तो फिर परिस्थिति आ गई है कि आप निशांत कुमार को यदि डिप्टी सीएम बना रहे हैं, तो फिर क्या होगा? जी। बिल्कुल। तो वही फॉर्मूला बीजेपी कह रही है।
वो उस फॉर्मूले का कि उनको दोनों बेटों को स्टैब्लिश करना था, सत्ता का सूखा समाप्त करना था, नीतीश कुमार के की शर्तों पर उनको करना ही था, क्योंकि उन्होंने भी तो हिसाब लगाया हुआ था कि नीतीश कुमार जब चाहेंगे तो बीजेपी के साथ बना लेंगे। नंबर्स ऐसे थे कि वो जब चाहते बना लेते। एनडीए के पास 59 सीटें थी और बनाई ही बाद में जाकर के नीतीश कुमार ने। तो लालू यादव के लिए एक विन विन सिचुएशन की बात थी। लेकिन यहाँ एक जो पॉजिटिव चीज है लालू यादव के उस फॉर्मूले को एक्सेप्ट करने में, वो ये है ज्ञानेश्वर जी कि लालू यादव को पता था कि उनका कोई विधायक नहीं टूटेगा। अपने विधायकों को लेकर के उतना कॉन्फिडेंट कोई नहीं हो सकता। आज की भारतीय जनता पार्टी है क्योंकि उसके पास बड़ी ताकत है, केंद्रीय एजेंसियां हैं और सत्ता की ताकत है, तो वो उसको लगता है कि उसको कोई नहीं छोड़ सकता है। ऐसा ही कॉन्फिडेंस हमेशा लालू यादव को रहा है कि उनकी पार्टी का कोई आदमी नहीं छोड़ेगा। और आप देखिए, दो चार लोगों को छोड़ दें तो कभी कोई ऐसी टूट उनकी पार्टी में नहीं हुई है लालू यादव के रहते कि एकदम पार्टी बिखर जाए उनकी। ऐसा नहीं होता है उनके साथ। जब 22 एमएलए थे तब भी पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई थी और कामयाबी नहीं मिली थी। तो उनका अपना कॉन्फिडेंस भी था कि उन्होंने कर लिया कि चलिए आप स्पीकर बनाइए अपना, उसमें क्या करना है, आप थोड़े हमारी पार्टी तोड़ पाइएगा। तो नहीं टूटी उनकी पार्टी, स्पीकर रहे विजय चौधरी, बाद में बीजेपी के साथ सरकार बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी ये फॉर्मूला रखने जा रही है कि 2015 में जिस फॉर्मूले पर नीतीश कुमार ने काम किया था, उस फॉर्मूले से भारतीय जनता पार्टी चलेगी। इस बार की सरकार का हस्तांतरण कराएगी। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। 16 तारीख को भाजपा ये मैसेज दे देगी नीतीश कुमार को कि हम आपके बगैर सरकार बनाने में सक्षम है। माइनस बीजेपी, माइनस जेडीयू, जेडीयू के 85 छांट के ये नंबर्स देखिए, एनडीए के 123 124 नंबर्स हैं हमारे पास, ये दिखा देगी बीजेपी। और उसके बाद इन शर्तों पर बात करेगी कि हम आप 15 वाला फॉर्मूला ले आइए। 15 वाला फॉर्मूला ले आइए मतलब स्पीकर और होम दोनों दीजिए। नहीं तो 20 वाले फॉर्मूले में भी होम तो नीतीश कुमार के पास ही था, जबकि उनके सिर्फ 43 एमएलए जीते थे। तो अभी अगर जेडीयू के लोग ये इंसिस्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ इस आधार पर कि अभी 25 का फॉर्मूला 26 में लागू हो जाए, तो वो नहीं होगा। उस तरह से बात नहीं करेगी बीजेपी। जेडीयू की ये बात नहीं वहां नहीं सुनी जाएगी। सबसे बड़ी पार्टी है, गठबंधन उसका बहुत बड़ा है। और दूसरी बात जो आपने कही थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे को ले आकर के डिप्टी सीएम बना रहे हैं, जो बीजेपी ये कहेगी कि भाई अभी उनकी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं रही है, उनका कोई अनुभव नहीं रहा है राजनीति में, फिर भी आपके लिहाज में हम लोग उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है कि आपकी पार्टी 85 एमएलए की पार्टी है और इसके लिए जो क्रिटिसिज्म झेलना होगा वो दोनों लोग झेलेंगे, नीतीश कुमार भी बीजेपी भी। तो इस आधार पर यह फॉर्मूला तय होगा ज्ञानेश्वर जी। और हमको अभी तक की बातचीत से ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा होम और स्पीकर छोड़ेगी। अभी तक बीजेपी का यह रखेगी। और वही आपने जो कहा कि जो नहीं, यहाँ दिल्ली वाली बात तो बाद में करेंगे हम लोग, वहां विधान परिषद का सभापति जेडीयू अपना बना ले, ये बीजेपी का फॉर्मूला है। तो खैर विधान परिषद का सभापति बन जाए न बन जाए बहुत सेहत पर फर्क नहीं होता है, लेकिन चलिए ठीक है, निशांत कुमार बन जाएंगे। हमें यह समझाइए कि यदि बीजेपी ने नीतीश कुमार की पसंद को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं मंजूर किया, तो फिर क्या स्थितियां सामान्य रहेगी, असामान्य रहेगी, बीजेपी नियंत्रित कर लेगी, या फिर नीतीश कुमार कोई खेला करना चाहेंगे, या राज्यसभा का जो संदेशा होगा 123 124 का, उसके बाद नीतीश कुमार और भी नीचे आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये 123 124 का संदेश दे करके उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी को बीजेपी कम कर देगी। जहां तक नीतीश कुमार की पसंद को स्वीकार करने की बात है, उनकी पसंद का मतलब सम्राट चौधरी है, ऐसा हम लोग उन बातचीत से अंदाजा लग रहा है। और जो जिस तरह से हाथ उठवा करके आशीर्वाद दिलवा रहे हैं और जो सम्राट चौधरी का पूरा उनके साथ जो केमिस्ट्री दिख रही है, तो उसको स्वीकार करने के पीछे हम इस बात को एक अदर वे राउंड में देखते हैं ज्ञानेश्वर जी। हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ही अपने एक नेता की ऐसी स्थिति नीतीश कुमार के पास बना दी कि नीतीश कुमार उनको पसंद कर ले। ये सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पहली मतलब की पसंद होने के पहले बीजेपी की पहली पसंद है। बिल्कुल, अच्छा ठीक और है, हम बीजेपी की पहली पसंद है। वो बीजेपी ज्वाइन किए उस समय जब वो जो उनके जीतन राम मांझी के साथ थे, उसके बाद वो उनके पास दोनों ऑप्शन थे, जेडीयू में भी जा सकते थे और बीजेपी में भी जा सकते थे। और हम लोग को पता है कि उस समय कई जगह उनकी राह रोकी थी नीतीश कुमार और उनके लोगों ने। तो कोई बहुत लव लस्ट नहीं था नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी के प्रति पहले, मतलब हम 5 साल पहले की बात कर, 8 साल 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। वो पहले बीजेपी में गए, बीजेपी ने उनको स्वीकार किया खुले दिल से और बीजेपी ने उनको एक बड़े नेता के तौर पर स्टैब्लिश किया, इसलिए क्योंकि उस पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार के बरक्स राजनीति करने वाले, उस गैर यादव पिछड़ी जाति की पॉलिटिक्स को आगे ले जाने वाले एक चेहरे के तौर पर सम्राट चौधरी बहुत उपयोगी लगे थे भारतीय जनता पार्टी को।
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले एक्सेप्ट किया। नीतीश कुमार की पसंद तो एक समय पसंद थे, फिर उनके नापसंद हुए, फिर पसंद हुए, तो वहां तो चलता रहा। लेकिन जब से बिल्कुल। बीजेपी में आए सम्राट चौधरी, तब से बीजेपी के लीडर्स को पसंद है और तभी हम्म। उनको तमाम पद मिले। देखिए कितने पद हो सकता है, मुख्यमंत्री का छोड़ करके स्टेट में जो भी बड़ा पद होता है वो सम्राट चौधरी को मिल चुका है। सम्राट बिल्कुल। चौधरी विधायक दल के नेता भी रह चुके, सम्राट जी। चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री रह चुके, वित्त और होम दोनों संभाल चुके, तब इसके बाद मुख्यमंत्री का ही तो बनता है। तो जी। वो ये सारे पद उसको उनको बीजेपी ने दिए हैं। तो हम्म। अब वो बीजेपी की भी पसंद है, इसलिए बीजेपी को पसंद आ रहे हैं। मतलब खाली नीतीश कुमार की पसंद है इसलिए बीजेपी उनको स्वीकार कर रही है या करेगी, ऐसी बात नहीं है। मतलब वो बीजेपी की भी पसंद है। और हम लोग हम्म। पहले एट लेंथ इस बारे में बात कर चुके हैं कि वो बीजेपी के जो राजनीति बिहार में करनी है, उस राजनीति में वो फिट बैठ रहे हैं, उस सोशल इक्वेशन को वो पूरा कर रहे हैं। जो जरूरत है, जो चुनाव जीतने के लिए जिस इलेक्टोरल एक कॉम्बिनेशन की जरूरत है, कास्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत है, उसको वो पूरा हम्म। कर रहे हैं। वो गैर यादव राजनीति का सबसे मुखर चेहरा है, गैर यादव पिछड़ा राजनीति का सबसे मुखर चेहरा है। उस तरह से खुल करके वैसे शब्दों में वैसी आलोचना लालू यादव या उनकी राजनीति की दूसरा कोई नेता नहीं करता है। तो ये और आपने उनकी देखा यूएसपी कि है। पिछले दिनों सी वोटर ने एक बिहार में ओपिनियन बिल्कुल पोल कराया, बिल्कुल। उसमें बीजेपी के तमाम नेताओं के नाम थे। नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन, उसमें भी सबसे आगे जाते हुए सम्राट चौधरी दिखाई पड़े। अब हाँ फैसला तो देखिए केंद्रीय हाँ। नेतृत्व लेगा। तो बिल्कुल। देखिए, अब चलिए हम यह मान लें कि होम भी बीजेपी के पास रह गया, विधानसभा का अध्यक्ष भी बीजेपी के पास रह गया, हाँ? और यदि विभाग बदले गए तो वित्त चला जाएगा, बीजेपी के पास नहीं जाएगा। निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे तो उन्हें कौन सा ऐसा विभाग दिया जाएगा जिसमें वो परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ सकेंगे और उनकी छाप बिहार में दिखेगी? यह भी बड़ा सवाल होगा। बड़ा सवाल है ज्ञानेश्वर जी। और देखिए उनको कोई ऐसा डिपार्टमेंट हमको नहीं लगता है कि लेना चाहिए है या मिलना चाहिए है जो पब्लिक डीलिंग वाला हो, क्योंकि वो जी। पब्लिक डीलिंग के लिए अभी तैयार नहीं है। पब्लिक डीलिंग हम्म। के लिए या डे टू डे के पब्लिक के इंटरेस्ट से जुड़े हुए मिनिस्ट्री को उनके सामने वो उसमें उनको अभी परेशानी आएगी। ट्रेनिंग अब कितना टाइम लगता है ये हम लोग को देखने वाली बात होगी। लेकिन हम्म। जो जो मंत्रालय मिले थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये अनुमान कर रहे हैं तेजस्वी यादव को वो हम्म। मिनिस्ट्री हो सकता है कि वो मिनिस्ट्री उनको मिले। जी। तेजस्वी यादव के पास उस समय उनको मिला था रोड ट्रांसपोर्ट, तो रोड हम्म। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो सकता है निशांत को मिल जाए। इसमें पब्लिक डीलिंग का काम नहीं है, लोगों से नहीं मिलना है, और वो काम आप अपने सलाहकारों के और अपने ब्यूरोक्रेट्स के दम पर कर सकते हैं। और उसमें हमेशा बेटर परफॉर्म करके आप दिखा सकते हैं, क्योंकि जी। सड़कें बहुत बननी है। भारत हम्म। सरकार भी हर साल अपने बजट में जो पिछले साल इस साल 12 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है, उसमें 47% जो रकम है वो सड़क और वो फ्लाईओवर और हवाई अड्डे वगैरह बनने के लिए ही है। तो जी। उसमें से एक बड़ी रकम बिहार में भी आएगी, सड़कें बनेंगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण हम्म। सड़क योजना के तहत बने, या जो राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के तहत बने, या स्टेट के तहत बने, सड़कें बनेंगी। तो उसमें आप तुरंत आपका चेहरा चमक सकता है। सड़क हम्म। हो, बिजली हो, इन सब चीजों में आपका चेहरा वो आप दिखा सकते हैं कि आपने परफॉर्म किया। तो इसका आशय कि हेल्थ, नगर विकास, ग्रामीण कार्य, बिल्कुल। ग्रामीण विकास, ऐसे विभागों से अभी निशांत कुमार को बचना होगा जहां पब्लिक डीलिंग है। हाँ हाँ बिल्कुल, पब्लिक डीलिंग है और जहां परफॉर्म करना मुश्किल है, जहां फेल होने के जी। चांसेस ज्यादा है। क्योंकि हम्म। आज आज के तारीख में ज्ञानेश्वर जी, बिहार में हेल्थ की व्यवस्था को कोई व्यक्ति नहीं सुधार सकता है। हम्म। नीतीश कुमार ने सुधारने की कोशिश की थी 2005 में, और हम्म। सुधारने की जब उन्होंने कोशिश की थी तब चंद्रमोहन राय वो पीएचडी के स्वास्थ्य मंत्री मिनिस्टर थे। थे, हेल्थ में थे। हाँ, उनको बदला गया। अब क्यों हम्म। बदला गया ये कहानी अलग है, वहां अंदर की क्या राजनीति जेडीयू बीजेपी की थी, और सुशील मोदी तो अब रहे नहीं, क्या राजनीति थी। लेकिन जी। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ हेल्थ को बदलने, हेल्थ के को में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। और उसमें विफल हम्म। होने की आशंका बहुत ज्यादा है कि नहीं हम्म। हो पाएगा। और दूसरे नीतीश कुमार ने कह दिया है कि हम प्राइवेट डॉक्टरों की प्रैक्टिस बंद कराएंगे। तो ये बड़ा हम्म। अलोकप्रिय होने वाला डिसीजन है। अगर हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे निशांत कुमार और तब ये डिसीजन होगा, तो ये बड़ी अलोकप्रियता होगी, इससे कोई उनको लाभ नहीं होगा। हो सकता है कि पब्लिक में वाहवाही हो जाए, लोग सोशल मीडिया में तारीफ कर दें, लेकिन ग्राउंड पर नुकसान हो जाएगा। इससे लॉन्ग टर्म की उनकी छवि को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। तो इसलिए हम्म। हमको नहीं लगता है कि हेल्थ, ग्रामीण कार्य, ये सब टाइप की मिनिस्ट्री उनके लिए ठीक है। वो ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उनके लिए सबसे अच्छी है। फाइनेंस दे नहीं हम्म। सकते हैं क्योंकि फाइनेंस में थोड़ा टेक्निकल मामला रहता है, तो रोड ट्रांसपोर्ट उसके साथ एक आध कुछ इस तरह की और मिनिस्ट्री दे करके उनको बड़ा बनाने की कोशिश कर दीजिए, वो बड़ा कर दीजिए, उसमें ये हम्म। हो सकता है। जी। तो देखिए, निशांत कुमार को रोड ट्रांसपोर्ट दिया सकता है, लेकिन समझना ये होगा कि देखिए मंत्रालय बदल जाएंगे, गिरी रहेगा, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी रहेगी, लेकिन यह कहा जा रहा है कि सरकार कुछ ऐसा करेगी
जिससे यह स्पष्टता के साथ दिखे कि सरकार यदि बदली है तो बिहार में बदलाव भी दिख रहा है। और भ्रष्टाचार जिसकी शिकायतें हैं और कहा यह जाता है, सही भी है बहुत हद तक, कि नीतीश कुमार अपने जनप्रतिनिधियों पर नहीं, नेताओं पर नहीं, अफसरों पर आश्रित रहे, तो अफसरों पर नियंत्रण पाने के लिए भी कुछ कठोर, और यह दिख सकता है कि बिहार में भ्रष्टाचार पर हथौड़ा मारा गया, क्योंकि संचिकाएं, रडार, इन सब की जानकारी तो पहले से है ही दिल्ली को। ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, उनके साथ रोड के साथ अगर बिजली भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजली भी ले करके इधर से आप बिजली भी अगर दे दें उनको तो उसमें भी उनके लिए अच्छा है, मतलब रख लें अपने पास, जब बार्गेनिंग करेंगे तो ये चीजें ऐसी हैं जिसमें उपलब्धियां तुरंत दिखती हैं, क्योंकि काफी काम हो चुका है। अब जहां तक इसकी बात आपने कही, ये निश्चित रूप से होगा, मुख्यमंत्री अगर सम्राट चौधरी बनते हैं, जिसकी संभावना हम लोग को दिख रही है, कार्मिक उन्हीं के पास होगा, विजिलेंस, होम, सब उनके पास रहेगा, तो एक तो लोकल लेवल पर भी जांच शुरू हो सकती है, फाइलें खुल सकती हैं लोगों की, और कुछ ऐसी कार्रवाई, ऐसा डंडा चलाया जा सकता है कि एकदम से ब्यूरोक्रेसी में डाउन द लाइन मैसेज जाए। डाउन द बिल्कुल, लाइन मैसेज की जब हम बात करते हैं तो पटना की ब्यूरोक्रेसी की खाली समस्या नहीं है ज्ञानेश्वर जी। यहाँ बिल्कुल। आम आदमी सबसे ज्यादा अपने अपने ब्लॉक में, अपने थाने में भ्रष्टाचार से प्रभावित है, जहां हुँ, उसको एक भी काम, हालांकि ये बिहार का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है, कि एक भी काम कोई भी व्यक्ति बिना पैसे दिए नहीं करा पाता है। हुँ, और ये इतनी इतनी बड़ी समस्या है, तो इसको तो दूर करना होगा, डाउन द लाइन मैसेज ले जाना होगा, दिल्ली से लेकर के नीचे एकदम पंचायत स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, आपके पास अंचल स्तर तक इस बात को ले जाना होगा कि कठोर कार्रवाई कुछ कर दी आपने, कुछ एकदम ऐसा किया, ऐसे फैसले हुए जिससे लोगों में लगा कि जिम्मेदारी भी आई। डराने की बात हम नहीं करें, डराने की, भाई आप जो अधिकारी गए हैं, जो कर्मचारी बहाल हुए हैं, जो शिक्षक बहाल हुए हैं, आप अपनी सैलरी को खाली जस्टिफाई करिए, बिहार का काम हो जाएगा। सैलरी बिल्कुल, जस्टिफाई कर बिल्कुल। दीजिए, अगर और अगर आपको 1 लाख रुपए अजीत वेतन मिल जी रहा है तो उसको आपको जस्टिफाई आश्चर्य कर हो दीजिए। अजीत जी आपको आश्चर्य होगा, प्रखंड अंचल कार्यालय की बात तो हो ही रही है कि मुझे इधर के दिनों में लोगों ने कुछ संचिकाएँ भेजी, फुर्सत नहीं मिल रहा है, उसे भी पढ़ेंगे। नगर विकास विभाग, बिहार में कितने नगर डेवलप हुए, यह हम और आप नहीं जानते। लेकिन इस विभाग में भ्रष्टाचार इस कदर कि आप आजकल जब बिहार की सड़कों पर चलते हैं तो आप देखते हैं कि वो तिरंगे वाले लाइट लगे होते हैं। हम्म। तो बांका के बौसी में 4,000 का सामान 40,000 में खरीदा गया, गया के बजीरगंज में वही 60,000 में खरीदा गया, डस्टबिन 2,000 का 20,000 में खरीदा गया, फेंसिंग के तार, मतलब आप इस तरीके का भ्रष्टाचार देखेंगे, वह भी सरकारी पोर्टल के माध्यम से, कि एक ही सामान, और जितने जो एजेंसियां हैं वह मैक्सिमम राजस्थान के निकल रहे हैं। तो इस तरीके के भ्रष्टाचार, मतलब लूट मची है, लूट मची है। हाँ, तो देखिए ये अच्छा, सुनने में पहले लगेगा कि कोई छोटी मोटी खरीदारी होती है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। मान लीजिए कि लाइट जी, खरीद रहे हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ की खरीदारी है, लोगों को लगता है इसमें क्या, लेकिन उसमें जब आप उसमें 50-100% से ज्यादा आप घोटाला कर देंगे, 4,000 का सामान हम्म, आप 40,000 में खरीदेंगे 10 गुना दाम दे करके, तो ये तो हम्म, मतलब इसको, ये ऐसा इनपुट घोटाला है कि जिसमें आप पूंजी ही खा जा रहे हैं, उस पूंजी बिल्कुल, का कोई आउटपुट नहीं है। मतलब हम्म, आप अगर अगर 4,000 का कोई सामान मिल रहा है, उसको उसमें 5% 10% का ये मानते हैं, उसको आउटपुट घोटाला मानते हैं लोग, चलिए इतना जी, शुक्राना नजराना होता है, वो देश में तो जी, शिष्टाचार बन गया, होना तो ये भी नहीं चाहिए, लेकिन हो गया है। यहाँ तो ये लूट मची हुई है, प्लंडर जिसको बोलते हैं, लूट जो है, ये तो बिल्कुल, यही, बिल्कुल, इसी तरह से तो मतलब लूट और क्या होती है। ये कोई, हम्म, ये घोटाला नहीं है, कोई घोटाला भ्रष्टाचार नहीं है, लूट है, प्लंडर है, जिसको लीगल प्लंडर है, मतलब आप कानूनी तरीके से लूट रहे हैं प्रदेश को, प्रदेश की जनता को। ऐसी चीजें इसलिए भी हुई हैं ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि अभी सत्ता की हनक पूरी तरह से खत्म हो गई है। कोई हम्म, कोई सेंट्रलाइज कमांड बिहार में नहीं दिख रही है, मुख्यमंत्री कोई डिसीजन करने की स्थिति में नहीं रह रहा है, कहां से क्या डिसीजन हो रहा है ये किसी को नहीं पता है। बात दूसरी हम्म, तय होती है, आपको पता है, सारी कहानियां आप जान रहे हैं कि बात, नेताओं की मीटिंग में बात दूसरी तय होती है और आदेश दूसरा लिख दिया जाता है। जब ऐसी स्थिति हो गई है पटना में, तो कैसे कैसे नहीं चोरी होगी, कैसे नहीं लूट बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी देखिए ना, बेल्ट्रॉन का मामला है, 20,000 हाँ। मैन पावर सप्लाई का। आईएएस की दो मजबूत लॉबी आपस में ही लड़ी पड़ी है। एक लॉबी चाहती है इसे मिले, दूसरी लॉबी चाहती है उसे नहीं मिले, हमारे आदमी को मिले। तो जब राजा ही बीमार है, राजा को ही कुछ पता नहीं है, राजा ही जा रहा है, तो ऐसे ही झगड़े देखने को मिलेंगे, यह स्वाभाविक है और यह चलता ही रहता है, और यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। मैंने कल भी कहा था कि जब हमने किसी से पूछा कि बिहार में सरकार, तो उन्होंने कहा बिहार में अभी कोई सरकार नहीं है, सरकार ठप है, किसी बात की
चिंता मत कीजिए, जो काम होने होंगे वह काम आपको 15 अप्रैल के बाद दिखाई पड़ेंगे, या अप्रैल भी पूरा मान लीजिए, मई से कुछ सुधार की उम्मीद आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस आप जो कह रहे हैं ये तमाम जो चेंजेज होने हैं, जो जी। एकदम बड़ा चेंज जो तुरंत विजिबल हो जाए, जिससे तुरंत एक मैसेज जाए, वो सब किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो उसको क्रेडिट देने के लिए और ये दिखाने के लिए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभालते ही क्या कमाल का काम शुरू कर दिया। तो ये सब मैसेज उस समय दिया जाएगा। अभी उसमें भी कोई दखल नहीं दे रहा है। लेकिन आपने ये जो कहा संचिकाओं की बात, ये जरूर तैयार हो रही है ताकि कुछ लोगों पर कार्रवाई करके और ऐसा हंटर चले कि कुछ लोगों को एकदम मैसेज जाए डाउन द लाइन सब ठीक करने का। तो ये होगा। अभी सत्ता परिवर्तन के साथ ये चीजें बदलती हुई मतलब ये बदलाव देखने को मिलेगा सत्ता बदलने के साथ ही। जो यथा स्थिति बनी हुई है ना कि एक गति से चलते चलते अब सब आदमी इतना यूज टू हो गया है कि कोई आदमी उस यथा स्थिति को बदलना नहीं चाह रहा। किसी को कह दीजिए बदलने की तो उसको बुरा लग जा रहा है। हम जो कह रहे थे ना कि सैलरी जस्टिफाई करने को कह दीजिए तो खराब लग जा रहा है, क्यों आप काम करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में ज्ञानेश्वर जी 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी में लोग 12-12 घंटे मतलब जी जान से खट रहे हैं। 12 घंटे 12,000 रुपए की नौकरी में उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में 12,000, 14,000 में लोग 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। और बिहार में किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन, किसी शिक्षक का वेतन हमको नहीं लग रहा है कि 40,000 से कम होगा, 50,000 से कम होगा। लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए जिन लोगों की सैलरी है, भाई सैलरी जस्टिफाई कर दीजिए। रिश्वत लेना तो आप अपनी सैलरी के बराबर काम कर दीजिए, बिहार का बहुत भला हो जाएगा। लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहा है, काम करने का कल्चर ही समाप्त हो गया है। तो ये अगर बहाल करे बीजेपी, आकर के काम करने का कल्चर बहाल करेगी और अपने कुछ डिसीजंस कराएगी जिससे तुरंत जो है मैसेज जाएगा। और देखिए, काम करने का कल्चर तो बदलना ही पड़ेगा। अब दिल्ली पर चलिए। हाँ वही दिल्ली और दूसरे जो और क्या बार्गेन हो सकता है जी। बिहार के उसमें जो होगा वो। अब एक तो बार्गेन का तुरंत ही आ रहा है, जो एमएलसी का चुनाव आ रहा है, उसमें दोनों पार्टियां किस तरह से डील करती हैं, सहयोगी पार्टियों को कैसे उसमें एडजस्ट किया जाता है, ये सब चीजें भी होंगी। मंत्रालयों की अदला बदली होगी एकदम एज इट इज उठ करके। हमको नहीं लगता है कि इधर का इधर है या इधर का उधर हो जाएगा। मिरर इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ ऐसी मिनिस्ट्री निशांत कुमार के लिए खोजी जाएगी जिसमें उपलब्धि ज्यादा दिखे, बदनामी कम हो और उनका चेहरा चमके। ये जरूर कोशिश होगी। और बीजेपी ऐसे ऐसे मिनिस्ट्री अपने पास रखना चाहेगी जिससे मैसेजिंग ज्यादा कर सके। तो ये दोनों तरफ अदला बदली होगी मंत्रालयों की, ये चीज वो लोग तय करेंगे। अब दिल्ली की जहां तक बात है ज्ञानेश्वर जी, तो एक सबसे बड़ी चीज है कि उपसभापति का पद खाली हो रहा है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में उपसभापति का पद बड़ा होता है। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिलता है और उसका सारा पैराफर्नेलिया उस तरह का होता है, और जो बनता है उसको एक नेशनल एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि देश भर के एमपी राज्यसभा में रहते हैं। आप उनको सदन का संचालन करते हैं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वो उस पद के योग्य कौन है? देखिए जेडीयू के, अगर जेडीयू वो पद नहीं ले या जेडीयू का कोई नेता उस पद के लिए नहीं आए तो फिर बड़ा संकट हो जाएगा। एक दूसरे तरह का संकट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जिसको हम लोग कहते हैं। आप देखिए 7 साल होने जा रहा है, लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं है। पिछले पूरी 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं चुना गया। 18वीं लोकसभा के अभी 2 साल होने जा रहे हैं, उपाध्यक्ष नहीं चुना गया। क्योंकि एक उपाध्यक्ष को लेकर के और उपसभापति को लेकर के एक ट्रेडिशन था कि जनरली ये अपोजिशन की पार्टीज को दिया जाता था। अपोजिशन की पार्टी को चलिए नहीं दिया तो फिर एक परंपरा चली कि आपके प्रति सद्भाव रखने वाली किसी दूसरी पार्टी को दिया जाए। तो पिछले 17वीं लोकसभा में ऑफर किया गया था भर्तृहरि महताब के लिए, जो बाद में ऐसे भी बीजेपी में चले गए, बीजेडी को, और जगन मोहन रेड्डी को। तो दोनों तैयार नहीं हुए थे, तो खाली ही रह गया। अब राज्यसभा में भी वही स्थिति है। अगर जेडीयू का नहीं बना उपसभापति तो पद खाली न रह जाए, कोई है ही नहीं दूसरा बनने के लिए। किसी के पास नंबर्स भी नहीं है, कोई सहयोगी भी नहीं है जिसके पास 5, 7, 6 राज्यसभा में एमपी हो जिनको बना दे। तो वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में कितने हैं? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के पास तो है काफी, लेकिन वो तो मंत्रालय में तो मंत्री भी तो है ना उनके, उनको तो सरकार में शामिल है, उनके तो मंत्री भी हैं। तो उनके ज्यादा उनका फोकस रहेगा ज्यादा मंत्री पद लेने के लिए। वो नहीं जाना चाहेंगे उस पर उपसभापति वाले उसमें, और शायद बीजेपी भी उनको उपसभापति का पद नहीं देना चाहे, क्योंकि वो बहुत एक पावरफुल एलाई है। उनके पास 16 है एमपी लोकसभा में ऑलरेडी। संजय झा भी बनना नहीं चाहते, संजय झा भी बनना नहीं चाहते। नहीं, वही कह रहे, संजय झा बनना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं बनना चाहते हैं। अभी तो उनकी दिल्ली की पारी शुरू हुई है, तो पहली बार आए हैं, पहली बार राज्यसभा में आए हैं। आते उपसभापति बन जाए तो इसके बाद क्या राजनीति बनेगी, बचेगी? फिर तो उपसभापति ही कंटिन्यू करिए। वो मंत्री बनना चाहते हैं। तो अच्छा, ये संभव नहीं है कि आप रामनाथ ठाकुर को मंत्री पद से हटा करके उनको उपसभापति बना दें और संजय झा मंत्री हो जाएं। ये तो एकदम ही अनर्थ टाइप से हो जाएगा कि अति पिछड़ा का एक चेहरा आपने यहाँ रखा हुआ है। और दूसरे वो एक कॉम्प्लिकेटेड जॉब है राज्यसभा के उपसभापति का, और पता नहीं उसके लिए रामनाथ ठाकुर कितने तैयार हैं। तो अब अच्छा, नीतीश कुमार को के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हैं उनको कैसे भेजेंगे। तो अभी
हाँ, तो ये एक बड़ा अब में एक मुश्किल वाला मामला हो गया कि राज्यसभा का उपसभापति कौन बनेगा। आज जेडीयू से तो कोई हमको नहीं दिख रहा है जो बनने के लिए तैयार हो। प्रेशर होगा संजय झा के ऊपर, लेकिन वो लेंगे नहीं, और नहीं लेंगे जी तो हमको लगता है कि वो पद यहाँ जेडीयू में दूसरा कोई नहीं है उसके लिए जाने के लिए। जेडीयू फिर क्या मंत्री पद के लिए अगर उपसभापति का छोड़ देती है पद, कहती है कि आप किसी को दे दीजिए, आप चंद्रबाबू नायडू को दे दीजिए, या एक ही दो एमपी हैं, मान लीजिए कि एक नाथ शिंदे के या अजीत पवार के या जिस भी पार्टी का है एक आध एमपी जिसके पास है उसको बनवा दीजिए, तो आप हमको एक मंत्री पद दे दीजिए उसके बदले में। भाई बराबर तो पद तो प्रोटोकॉल में बराबर ही होता है, मंत्री का बराबर ही होता है, बिल्कुल कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है, तो एक मंत्री पद दे जी दीजिए। तो ये बार्गेन जेडीयू के तरफ से किया जाएगा कि हम उपसभापति का पद छोड़ रहे हैं, आप एक मंत्री पद दे दीजिए और वहां संजय झा को मंत्री बनाया जाए। ये एक संभावना जो है, हालांकि बातें तो सुनने को बहुत सारी बातें हो रही थी कि जेडीयू का 2 उप मुख्यमंत्री बनेगा तो संजय झा भी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, राज्यसभा सीट छोड़ सकते हैं, सवर्ण चेहरा वही हो सकते हैं, ये सब बहुत सारी बातें थी। लेकिन उनकी कोशिश होगी कि ये बार्गेन हो कि उप मुख्यमंत्री उप सभापति पद छोड़ रहे हैं और आप हमको मंत्री पद दे दीजिए। तो ये एक बार्गेनिंग होगी। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कितना तैयार होगी, क्योंकि इसके बाद मंत्रिमंडल में चेंजेज होंगे। जो 5 राज्यों का चुनाव खत्म होगा तो मई फर्स्ट वीक में या जून में सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके आसपास केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे और तब बिहार के कई चेहरे बदल सकते हैं, बीजेपी में भी, बिल्कुल और जेडीयू में तो हो सकता है नहीं बदले, लेकिन बीजेपी में बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, नए चेहरे की एंट्री भी हो सकती है। तो ये चीजें होंगी वहां। अभी बीजेपी यहां भी बार्गेनिंग का एक यही चीजें हमको दिख रही है कि उप सभापति पद के बदले में मंत्री का पद। तो चलिए, बिहार की सियासत के हर गुना भाग को आपको हम बताते रहते हैं, आगे भी बताते रहेंगे। सोमवार को जब हमारा अगला कार्यक्रम होगा, थोड़ा विलंब भी हो सकता है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव हैं, नतीजे आने हैं और पूरा ध्यान रखा जाना है खेल क्या होगा। यदि बहुत खेल होगा तो दिन में भी हम लोग प्रकट हो सकते हैं। तो देखते रहिएगा लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।